नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश और पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। हम बात करेंगे जिस तरह की जबान राजनीति में इस्तेमाल होती है। कोई नई बात ये नहीं है, सिर्फ नई बात यह है कि हर बीतते चुनाव के साथ जो स्तर है जबान का, भाषा का जो स्तर है वो गिरता चला जाता है। जैसे हम सब जानते हैं, आजम खां की बात करते हैं। आजम खां इस तरह के रवैये के लिए बहुत पहले से जाने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई नया रवैया अख्तियार कर लिया हो। आजम खां इस तरह के बयान के लिए, इस तरह की पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं और उनको भरपूर उनकी पार्टी और उनके पार्टी के शीर्ष नेता समाजवादी पार्टी के प्रोटेक्ट करते रहे। ठीक है, मिसाल आजम खां के अकेले नहीं है। अभी आप देखते हैं क्लिप्स में कोई गुड्डू पंडित, ठीक है, मैं आजकल इन चुनाव पर मेरा पूरा फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश पर है, मेरे प्रदेश पर। वो किस तरह के बयान देते हैं, वो किस भाषा में बात करते हैं। अगर ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो बीजेपी कहाँ पीछे रह सकती है। तो बीजेपी के लोग भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो खैर मतलब बोलना तो क्या, सोचना बड़ा मुश्किल होता है। ये क्यों हो रहा है? ए। बी, दूसरा पॉइंट, मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, ओपी रावत साहब। आप सब जानते हैं फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर हैं, रहे वो देश के, कि क्या इन पर जो कार्रवाई होती है समाज को बांटने के लिए बयान देते वक्त या किसी व्यक्ति विशेष के तरफ बयान देते वक्त, क्या ये कार्रवाई कड़ी है या इससे ज्यादा कार्रवाई की जरूरत है? बहुत सारे लोग ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि साहब आपने 2 दिन के लिए उनको कैंपेन से बैन कर दिया, 3 दिन के लिए उनको कैंपेन से बैन कर दिया। क्या ये इतना सही है या इससे ज्यादा कार्रवाई होने की जरूरत है? मैं अपने 4 खास मेहमानों से आपको मिलाऊंगा। अशोक ठाकुर साहब मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी मौजूद हैं जो कि समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ओपी रावत साहब मौजूद हैं जो कि मैंने आपको बताया पूर्व चुनाव आयुक्त है इस देश के। रावत साहब के पास जाने से पहले तीनों पॉलिटिकल पार्टी की प्रतिक्रिया लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी, क्या वजह है कि आपके नेता इस स्तर तक गिर जाते हैं? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी ऐसे बयान का समर्थन नहीं करती है और शायद देश की पहली पार्टी थी जिसने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को बुलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद घोषणा किया। तो हमारी लीडरशिप जो ऐसे किसी भी तो नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था अपने आपके ही नेताओं को कि आप लोग ऐसे बयान मत दीजिए जिससे वो मीडिया में सुर्खियां बने, दूसरे लोग फायदा हो। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। अब जिससे मैंने कहा ना कि मेरे लिए तो बड़ी मजबूरी है, मैं तो बयान भी नहीं रिपीट करके सुना सकता आपको। हालांकि एक अच्छे जर्नलिस्ट का काम होता है रिसर्च पढ़ के आपको सुनाना। बताइए, आपके नेताओं ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, मैं कैसे बताऊं इस टेलीविजन कार्यक्रम में? नहीं, देखिए, जहाँ तक हमारे सीनियर लीडरशिप की बात है तो अभी पूरा इलेक्शन इस कैंपेन के दौरान आपको कोई उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर हमारे किसी नेता का कोई ऐसा बयान आया हो। एक मिनट, ये राजनीति में सीनियर लीडरशिप क्या होता है? एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सीनियर लीडरशिप उसको गाइड करती है। इसका मतलब ये नहीं सीनियर लीडरशिप इस बात की इजाजत दे रही कि हम तो बहुत अच्छी भाषा बोलेंगे, आप नीचे जाइए, आपको जो जिसको गालियां देनी हो, जिस हिसाब से गालियां देनी हो दीजिए। ऐसा तो नहीं होता ना सर? देखिए, उसमें एक फर्क होता है। पार्टी बहुत बड़ी है, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। आज हमारे 11 करोड़ जो हैं वो सदस्य हैं। तो जब हम बात करते हैं कि बयान, जो लोग पार्टी के नीति निर्धारक हैं, जिनको पार्टी का चेहरा माना जाता है, जिनसे पार्टी को जाना जाता है, उनके अलावा अगर कोई छुटभैया नेता अगर कोई बयान देता है तो मैं समझता हूं उसके लिए आप पार्टी से जोड़ना, क्योंकि वो व्यक्तिगत स्तर पर कोई बयान हो सकता है और उस पर वो भी मैंने कहा कि उसको भी बुलाकर जो है बोला गया, कंडेम किया गया, अगर ऐसा कोई उदाहरण भी आया है। भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी जो कि सत्ता में है, सत्ता वापस हासिल करने के लिए चुनाव लड़ रही है, एक राजनीतिक संस्कृति बताती है। तो उस राजनीतिक संस्कृति में अगर नीचे के स्तर पर गाली गलौज हो रही हो तो ऊपर के स्तर पर भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। ये आप इसको डाइसेक्ट या अलग अलग नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। नहीं, देखिए, जब आप पार्टी लीडरशिप की बात करते हैं तो पार्टी की नीतियां, पार्टी की सोच उस नेतृत्व से प्रकट होती है। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसी बात को कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है। पर आप देखिए उसका असर है और पूरे चुनाव के दौरान आपको ऐसा कोई बड़ा उदाहरण देखने को। घनश्याम जी, आपसे भी ये सवाल पूछूंगा।
आप क्या रिवर्स है? वो कह रहे हैं कि शीर्ष नेता ऐसा नहीं बोलते, छुटभैये नेता ऐसा बोलते। आप क्या तो शीर्ष नेता ऐसा बोलते। देखिए, मैं नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी जी छुटभैया नेता हैं, या मैं नहीं मानता योगी आदित्यनाथ छुटभैया नेता हैं। आप अपनी बात करिए ना। जो वो कह रहे हैं उस पर मैं एक बात कर दे रहा हूं। हाँ। क्योंकि भाषा का जो दायरा है, अगर किसी ने बिल्कुल उसके बेगैरत कर दिया है तो इन्हीं लोगों ने किया है। ये तो शीर्ष नेतृत्व ने उसको तय किया है। जहां तक हमारी पार्टी की बात है, मैं मानता हूं कि चुनाव जनता के बीच में सबसे बड़ा संवाद है, और संवाद में यदि कोई खराब भाषा का इस्तेमाल करता है, कोई भी नेता, हमारी पार्टी के किसी नेता ने किया, तो उसकी जिम्मेदारी उस नेता की है, और पार्टी को उस नेता के खराब भाषा के लिए जन आक्रोश झेलना पड़ता है। हम अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं, लेकिन जनता के पास पूरा अवसर है हमारे स्पष्टीकरण से कन्विंस ना हो। आज अगर जिस बयान की आप चर्चा करेंगे, उस बयान में हमें नहीं दिखाई देता कि जनता हमसे कन्विंस्ड है, और हमें पता है कि उस बयान के चलते अगर जनता हमसे कन्विंस नहीं है तो ये जनसंवाद है, जनता देख रही है और जनता उस निष्कर्ष पे पहुंचेगी। लेकिन हम क्या हमारे आप पास आजम खां इस तरह की भाषा के लिए, आपको पता है मैं 1995 से उत्तर प्रदेश की राजनीति करीब से देख रहा हूं, वो इस तरह की जबान के लिए, इस तरह के रवैये के लिए, इस तरह के एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं। क्या आपके शीर्ष नेतृत्व ने या आपका नया नेतृत्व जो कि अखिलेश यादव है, क्या उनसे कभी बात की कि आप ऐसे मत कहिए? अल्टीमेटली अंततः आपने बहुत ईमानदारी से अपनी बात रखी। मैं दाद देता हूं घनश्याम जी कि वो पार्टी को हर्ट करता है, पार्टी को चोट पहुंचाता है, किसी की भी स्तर पे हो। बीजेपी उनको छुटभैया नेता कह ले, आप उनको सीनियर नेता कह लें, जनता, ये नौजवान ये देख रहे हैं, अब तो वैसे भी सबसे प्रबलशाली सोशल मीडिया का युग है, ये देख रहे हैं कि देखिए ये पॉलिटिशियंस हम इलेक्ट करने जा रहे हैं। हाँ, यहां पर हम भागीदारी की बात करते हैं महिलाओं की, हम बच्चियों को प्रोत्साहित करते हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस में भागीदार करें, और मैं दोहरा भी नहीं सकता जिस तरह की भाषा आजम खान ने इस्तेमाल की है। देखिए, मैं मानता हूं कि राजनीति एक बंद कमरे से बिल्कुल खुले मैदान में आ चुकी है इस समय। तो जिस दौर में बंद कमरे की राजनीति होती थी, उस दौर में लोग भाषा की मर्यादा तोड़ते होंगे और लोग वो बात गई बात हो जाती होगी। आज जिसने भी भाषा की मर्यादा तोड़ी है, जब भी तोड़ी है, आज उसका कच्चा चिट्ठा है। अगर आप चाहें या कोई भी न्यूज़ चैनल चाहे, किसी भी नेता ने अगर भाषा की मर्यादा नहीं रखी है तो सिलसिलेवार ढंग से उसे बता सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पार्टियां कोशिश नहीं करती हैं। अगर आप अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भाषण देखें, उनकी लहजा देखें, उनकी मर्यादा देखें, तो हमारे लिए, युवा नेताओं के लिए वो लहजा ऐसा है जिसका हम अनुकरण करना चाहते हैं। और जहां तक किसी और नेता की बात है, मैं नहीं मानता कि आज के दौर में जहां पर संवाद जनता के साथ बराबरी के मंच पर हो रहा है, अगर सोशल मीडिया है, लोग ट्वीट करते होंगे, फेसबुक पे कमेंट लिखते होंगे, बराबरी का मंच है। नेता ने अपनी बात लिखी, लोग उस पर अपना कमेंट लिखेंगे ट्विटर पे या फेसबुक पर। संवाद अगर बराबरी के मंच पे हो रहा है तो कोई भी नेता गलत बात कह के बच नहीं सकता है, और उसका खामियाजा कब तक आपने अच्छी बात कही कि साहब अखिलेश यादव शालीन है, शालीन भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग उसको फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन फिर आप आजम खां को कब तक ढोते रहेंगे? नहीं, ये बयान अखिलेश यादव की उपस्थिति में दिया गया, साथ में बैठे, पूछ रहा हूं, या ये बयान अखिलेश यादव की उपस्थिति में दिया गया? मैंने खुद लिखा, उन्होंने रोकने का मैंने खुद लिखा कि डिंपल यादव कम से कम आप कंडेम करिए, और कोई तो नहीं। आप एक एलिगेंट फीमेल पॉलिटिशियन है, आप अखिलेश यादव जी की पत्नी और डायरेक्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। ये बात सच है, मैं ये पॉइंट को जानता हूं कि अखिलेश यादव हिम्मत नहीं है। बात ढोने की नहीं है, बात यह है कि कब तक वो ढोएंगे? बात ढोने की नहीं, हम भी तो प्रधानमंत्री को ढो रहे हैं ना। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने वाले व्यक्ति को ढो रही है ना भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी। आज भी हम अमित शाह को ढो रहे हैं ना। स्नूपिंग केस जहां हुआ था, आप अमित शाह को नहीं ढो रहे, ढो रहा है समाजवादी पार्टी देश ढो रहा है। अमित शाह आज कहते हैं कि इस देश में कौन रह सकता है, कौन नहीं रह सकता है, तो देश तो ढो ही रहा है ना। अमित शाह को समाजवादी पार्टी नहीं ढो रही है। मैं समाजवादी पार्टी से पूछ रहा हूं, अमित शाह के किसी भी बयान का जवाब बीजेपी से पूछूंगा, उसका जवाब मैं समाजवादी पार्टी से पूछ रहा हूं कि आप अगर अच्छे शालीन बर्ताव की बात कर रहे हैं, जो कि सही है, फिर आप क्यों ढो रहे हैं? आपने जैसा कि आपने एक लंबे दौर की राजनीति देखी है, मैं नहीं मानता कि राजनीति में कोई किसी को ढोता है। मुझे लगता है कि लोगों की व्यक्तित्व, उनके काम के आधार पर उनकी एक राजनीतिक जमीन बनती है, और उस राजनीतिक जमीन के हिसाब से वो राजनीति में रहते हैं। और कोई भी नेता आदर्श नहीं हो सकता। पार्टियों को तय करना है कि जो नेता उसके प्रमुख नेता हैं, उनके अंदर से एक आदर्श व्यवस्था कैसी बनाई जाए, और वो रातों रात नहीं हो सकता। हमने प्रयास किया, हमने ठोस प्रयास किया है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम किसी कुतर्क के पीछे नहीं हम छिपना चाहे तो भी नहीं छिप सकते, क्योंकि अब जनसंवाद बराबरी ये पॉइंट आपने ऑनेस्टी से रखा, मैं खुद कह रहा हूं। मोहम्मद खान साहब, कांग्रेस
की भी कमजोरी इसमें साफ नजर आ रही है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, देश की सर्वोच्च अदालत की, उन्होंने राहुल गांधी को टोका है राहुल गांधी के अपने इंटरप्रिटेशन के लिए राफेल पर। पूछा है कि आप किस हिसाब से किसी को चोर या किसी और नाम से पुकारते हैं। ये बहुत सीरियस इशू है कि आप एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए क्या पॉलिटिकल पार्टी सारी सीमाएं लांघ जाएंगी? बड़ा अच्छा सवाल है और जायज सवाल है विज्ञान सर। हाँ, इसका क्योंकि जवाब सुप्रीम तीन कोर्ट बिंदुओं के में ऑब्जर्वेशन से आया है। नहीं, बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने हमें 7 दिन दिए हैं इसका जवाब देने के लिए और अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए, मगर मैं 3 बिंदु आपके सामने रख देता हूं और आप खुद जरूर रखिए। फैसला कर लीजिए। पहली बात तो ये, आप और मैं दोनों जानते हैं विज्ञान सर, आपको अनुभव है कई सालों का, कि राजनीतिक जुबान जो होती है, पॉलिटिकल लैंग्वेज, और जो कानून की जुबान होती है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। राहुल जी जब बयान दे रहे थे तो उन्होंने खुद ही उस बयान में स्पष्ट कर दिया। अगर आप उस पूरे बयान को देखें, पहला वाला बयान तो भाजपा वाले ने उठा के भाग गए सीधा सुप्रीम कोर्ट, मगर उसी बयान के बाद उसी क्लिप में राहुल जी बोलते सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद यह बात अब स्पष्ट हो गई है कि चौकीदार चोर हैं। अब मैं बताता हूं क्यों आपको। देखिए, एक कॉन्टेक्स्ट है, एक संदर्भ है जिसमें उन्होंने बोला 2 साल से हम एक के बाद एक सबूत इकट्ठा करते जा रहे हैं, इनके झूठों का पर्दाफाश करते जा रहे हैं। फ्रांकोआ होलांड जो पूर्व राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, उन्होंने खुद कह दिया हम पे जबरदस्ती करके इन्होंने अनिल अंबानी को डलवाया है, उसके बावजूद बोलते हैं हम मासूम हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 झूठ बोले, इतने झूठ बोले कि पहली बार ऐसा हुआ कि रिव्यू पिटीशन खुल गई। रिव्यू जो होती है 90% डिसमिस होती है, मैं आपको बता दूं। इस केस में रिव्यू खुल गई क्योंकि इतना झूठ बोला था और आज मामला दोबारा खुला हुआ है। तो राहुल जी का कहने का अर्थ ये है, अभी तक रिव्यू राहुल जी पिटीशन का नहीं खुली कहने है। का, सुन लीजिए, आप अभी भी गलत बोल रहे हैं। आप उसी रास्ता के का जवाब पूरा बोल रहे समय थे। दूंगा आपको रिस्पॉन्ड करने के। मैं ओपी रावत साहब ये सारी बहस बहुत ध्यान से सुन होलांद रहे को कोर्ट नहीं अगले- कह सकते। एक मिनट He has already condemned नहीं, it. मैं He इस has तरह not का condemned कार्यक्रम नहीं करा था। मैं सुन लूं कांग्रेस को, मैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, मैं सुन लूं। कांग्रेस कुछ भी कहे, कांग्रेस को जानना पड़ेगा हमें कि मसला सफाई तो सुप्रीम देनी कोर्ट के पड़ेगी। पास है, तो आखिर मेरे में पास मैं नहीं एक है, बात ना किसी न्यूज चैनल के पास है। तो अगेन आपके सवाल का जवाब यही है, राजनीतिक जुबान और लीगल जुबान में अंतर होता है। नंबर 2, राहुल जी का अर्थ एकदम स्पष्ट था। अरे आप मुझे एक बात बताइए, भाजपा के सिवाय किसी एक इंसान ने जाके शिकायत की कि मुझे लगा कि जजमेंट में लिखा होगा चौकीदार चोर है? अरे कॉमन सेंस है, राहुल जी जानते हैं, हर इंसान के पास कॉमन सेंस है, शायद भाजपा वालों के पास नहीं होगी। वो जानते हैं कि लोगों को जो अर्थ लेना था उन्होंने ले लिया, और यही सफाई हम सुप्रीम कोर्ट के सामने देंगे। और आखिर में को जो अर्थ लेना था उन्होंने वो ले लिया। उन्होंने ले लिया। और जल्दी अभी से आखिर में एक लाइन बोलूं? हाँ, मैं- प्लीज। हम तो बड़े खुश हैं कि हमें मौका मिला है दोबारा इन लोगों का पर्दाफाश करने का, और हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में गर्व के साथ। आप कहते हैं आरएसएस वाले केस में इन लोगों ने ही ढंडोरा पीटा था कि आरएसएस की मानहानि कर दी, और इन्होंने कहा था माफी मांगो। अरे राहुल जी वहीं खड़े रहे, इन्हें आंखों में आंखें डाल के देखा और बोला कर लो जो करना है, मैं माफी नहीं मांगता। ये है मेरे नेता। ठीक है, ओके। एक क्विक पॉइंट, हालांकि इस पर बाद में हम आएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू वो क्या कन्वे करना चाह रहे हैं? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू ने जो बयान दिया, देखिए हमें और इनमें अंतर क्या है। हाँ। अगर कोई अब आप नवजोत सिंह सिद्धू के बयान को भी डिफेंड कर नहीं रहे नहीं, हैं। मैं वही तो अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। हाँ। कांग्रेस की प्रक्रिया है कि अगर कोई बयान आपत्तिजनक हो, हम डिफेंड नहीं करते, हम सफाइयां नहीं देते चैनलों पे बैठ के। हम कहते हैं, और मैं दोबारा ये दोहराऊंगा, अगर कुछ आपको गलत लगा आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए। हम 23 बार गए हैं, 14 बार इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है पिछले 1 महीने में। अरे आप जाइए ना, शिकायत कीजिए, हम में से कोई डिफेंड करने नहीं आएगा। यही है इस बात मैं का ले रहा हूं जवाब। यहां पर एक ब्रेक, और अगला हिस्सा ओपी रावत साहब के लिए। उन्होंने तीनों पॉलिटिकल पार्टीज को गौर से सुना। बीजेपी के पास मैं आऊंगा, मुझे पता है बहुत सारे पॉइंट्स पर अपनी बात रखना चाह रहे हैं। एक लाइन निकल कर आई, लोगों को जो अर्थ लेना था ले लिया। मेरा सवाल यही होगा चुनाव आयोग को देखते हुए। पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं खुद ये मानता हूं और बहुत सालों से इलेक्शंस देखते हुए मेरे मन में चुनाव आयोग के लिए बहुत इज्जत है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से वो अव्यवस्थित चुनाव देखे हैं जो एकदम पॉलिटिकल सिस्टम के सामने बेलगाम नजर आते थे, और उसके बाद चुनाव आयोग ने उसको आके दुरुस्त किया। मैं साफ साफ कह रहा हूं, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन फिर भी क्या चुनाव आयोग इज इट डूइंग इनफ? क्या वो इतना कर रहा है कि ये रुक जाएगा? इस पॉइंट पर हम आएंगे एक ब्रेक के बाद और सीधे चलेंगे रावत साहब के पास। तो जैसे मैंने ब्रेक में जाने से पहले कहा, ओपी रावत साहब के पास जाएंगे। चुनाव आयोग ने बहुत कुछ बदला है इस देश में चुनाव कराने के तरीकों को लेकर, आज वो बहस नहीं है। लेकिन जब सिर्फ कुछ दिनों के चुनावी कैंपेन पर रोक लगा दी जाती है गलत भाषा के इस्तेमाल पर, क्या वो उपयुक्त है या इससे ज्यादा किसी किस्म की
सजा की जरूरत है। रावत साहब, अब आपको हम सुनना चाहेंगे, प्लीज सर। जी अभिज्ञान जी, मैंने सुना सभी लोगों को जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि सेम एक ही संविधान और एक ही कानून के अंतर्गत पहले जो चुनाव होते थे उससे अचानक ही 90s में बहुत बड़ा बदलाव आया। अभी क्या हो रहा है कि अभी मीडिया का प्रादुर्भाव इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर आप मीडिया के अंदर नहीं हैं तो आपका कैंपेन करने का कोई असर नहीं होता। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन के रूप में जब हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को सुनने जाते थे तो कई पॉलिटिकल पार्टीज जो बड़ा शालीन कैंपेन करती थी उनकी यही शिकायत होती थी कि साहब हमारे को तो दिखाई ही नहीं जा रहा है, तो हमारी तो एक मीटिंग कहीं हो जाती है तो उसमें 20-50 लोग सुन लेते हैं, बाकी कहीं दिखता नहीं है। और दूसरी बड़ी पार्टियां जो गाली गलौज भी कर रही हैं, ये भी कर रही हैं, उनको मीडिया पूरा दिखा देता है। तो ये भी एक बहुत चिंतनीय विषय है कि अगर कहीं शालीन कैंपेन हो रहा है, पूरा विकास की बात, आम जनता की बात हो रही है, उसको भी अगर मीडिया में उतना ही कवरेज मिले जितना बदजुबानी या प्रोवोकेटिव या डिवाइसिव ऐसे कैंपेन को मिलता है, तो शायद काफ़ी कुछ अंकुश इस पर लगेगा। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, इलेक्शन कमीशन के पास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जिसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति से बनाया गया कोड ऑफ कंडक्ट है, मैं सुनना चाहता था ये सर, उनकी वेरी गुड सहमति से ही पॉइंट। इलेक्शन कमीशन लागू करता है। जी जी सर। तो उसको बिना लीगल बैकिंग के वही किया जा सकता है जो इलेक्शन कमीशन उस पर्टिकुलर केस में सोच सके। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसकी वजह से पॉलिटिकल क्लास को यह संदेश जाए कि आप सब लोग जिंदगी में सीखते हैं, हम लोग ये काम करते हैं तमाम लोग, कि भाई क्या बोलिए क्या ना बोलिए, इसका भय कैसे जाए नेताओं के अंदर? नेता तो सोचेगा ठीक है भाई 2 दिन की कैंपेन बंद हो गई, हमारी 3 दिन की कैंपेन बंद हो गई, हमको जो माहौल क्रिएट करना था बंटवारे का, हमको जो माहौल क्रिएट करना था गाली गलौज का, वो तो हम करके निकल गए। क्या वो एग्जाम्पल सेट हो कि नेता सोचे नहीं, आप ऐसे नहीं बोल के जा सकते किसी के बारे में, ये प्रजातंत्र है, ये मतलब किसी के घर की जागीर नहीं है। मुझे लगता है ये करना बहुत आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा नेता जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करने में कई बार आगे आया है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन और लोकल जो सीईओ और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं वो उस नेता के साथ वीडियो सर्वेलेंस टीम, सीनियर ऑफिसर उनको स्थायी रूप से लगा सकते हैं। जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने जब मैं वहाँ पर था तो वेस्ट बंगाल में हम लोगों ने किया था, एक पर्टिकुलर लीडर के साथ ये प्रॉब्लम आई थी, उनके साथ इस तरह का एक वाहन में वीडियो सर्वेलेंस टीम और एक सीनियर ऑफिसर को लगा दिया था। जब भी उनके मुंह से एक शब्द गलत निकला तुरंत इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट आ जाती थी और तुरंत उस पर एक्शन हो जाती थी, और इतनी कड़ी एक्शन होती थी कि उन्होंने बिल्कुल बोलना ही बंद कर दिया कि अब हम बोलेंगे नहीं क्योंकि इंडिस्क्रिशन हो जाता है और हमें परेशानी होती है। तो ये किया जा सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। जी, वक्त हमारे लिए ब्रेक का, ब्रेक के बाद आने पर हम कुछ नौजवानों के सवाल लेंगे। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, ये बड़ा जरूरी है, इसको भी समझिए। ये बात सच है, अगर आप कांग्रेस को सुन रहे हैं, समाजवादी पार्टी को सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को सुन रहे हैं, इस तरह की बदजुबानी करने वाले लोगों की पॉलिटिकल पार्टियों में प्रतिशत ज्यादा नहीं है। ये समझिए, ऐसा नहीं है कि सब बदजुबानी करते हैं। मुझे दिक्कत इस बात की है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब कुछ लोग ऐसा करते हैं तो पार्टियां उनके खिलाफ कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई जो डेमोन्स्ट्रेटिव हो, जो नजर आए, वो क्यों नहीं कर पाती? अगर किसी पार्टी में 5 बड़े नेता हैं तो ऐसा नहीं है कि 5 हो सकता है उसके, जैसे उन्होंने कहा छोटे भैया नेता बीजेपी ने वो कर रहे, फिर भी एक्शन नहीं नजर आता। ऐसा नहीं नजर आता कि किसी को बोला गया कि आप हटिए, ये चुनाव आप नहीं लड़ेंगे क्योंकि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पॉइंट हम पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक में जाने से पहले मैंने एक बात रखी आपके सामने कि प्रतिशत जो लोग इस तरह की बदजुबानी का इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं आती कि बाकी सोचे कि नहीं 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 इस तरह की लैंग्वेज आप मत इस्तेमाल करिए, हमारी ही पार्टी हम पर ऐसा क्रैकडाउन करेगी कि हमारा सियासी करियर वो खत्म हो जाएगा। घनश्याम तिवारी।
देखिए- डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेम्पलरी नजर आने वाला, उदाहरण बनाने वाला कार्रवाई नहीं होती। देखिए, जैसे मैंने कहा कि पार्टियां अपने स्तर पर कार्रवाई करती हैं और वो वाकई बहुत सारी पार्टियां डेमोन्स्ट्रेटिव कार्रवाई नहीं करती हैं, क्योंकि राजनीति एक संवाद है और उसमें सबको मर्यादा दी जाती बुरी है। भाषा से कोई संवाद नहीं होता सर, ये तो आप भी मैं समझते हैं। बता रहा हूँ उनके पूरे काम के लेखा जोखा पर उसकी लोगों की राजनीतिक जमीन तैयार होती है। वो राजनीतिक जमीन जनता ही उन्हें देती है, कोई अपनी जेब से उठा करके नहीं दे देता। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एक्शन एक बात है, लेकिन मुझे लगता है कि देश में ओवरऑल जो संवाद की मर्यादा है वो प्रधानमंत्री तय करता है। मैंने देखा था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौर था तो लगता था जैसे पूरे देश की भाषा सुधर गई है, और वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी का दौर है, लगता है कि पूरे देश की भाषा बिगड़ गई है। तो ये तो मैं मुलायम सिंह यादव जी की भाषा के बारे में आपको याद दिलाऊं? आप याद दिला सकते हैं, लेकिन मैं इस दौर से आप इनकार नहीं कर सकते। उसको एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि वो दौर ऐसा था, हमारे बीच में यूथ है, वो दौर ऐसा था। मैं अपनी बात नहीं रख रहा, मैं किसी नेता, ये भी बताता है कि वो दोनों नेता जनता में प्रभावी थे, लोकप्रिय थे, इसीलिए उन्होंने अपने उस तरह के दौर को स्थापित किया। जैसे एक अमर प्रेम की दो पंक्तियां हैं कि मझधार में नैया डोले तो माझी उसे से बचाए, माझी जब नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। प्रधानमंत्री का अस्तित्व लोकतंत्र में वैसा ही होता है। प्रधानमंत्री खड़े होकर के, ये अभी ओपी रावत जी बोल रहे थे, प्रधानमंत्री खड़े होकर के पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा दे चुनाव जीतने के लिए, पूर्व सेनाध्यक्ष के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा दे, पूर्व उपराष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगा दे और कुछ ना हो, वो वोट डालने जाए और उस रास्ते को रोड शो में बदल आपने अपना पॉइंट। अरे घनश्याम जी, मैं एक अलग चीज पूछ रहा था आपसे, आपने उसका जवाब उत्तर ही नहीं दिया। मैं सीधा पूछ रहा हूं कि जब प्रतिशत कम है ऐसे लोगों का तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? मोहम्मद खान साहब आप बताइए। मैं बड़े फखर से आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी पार्टी में जरूर एक्शन होता है। मणिशंकर आयर की मिसाल आपके सामने, 3 महीने सस्पेंड कर दिया। उसके अलावा एक पूर्व बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व लॉ मंत्री भी रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने एक बयान दिया जो असंगत था और राहुल जी को ना पसंद आया। उन्होंने इमीडिएटली बयान दिया उसे कंडेम करते हुए कि मैं ऐसी जुबान से ताल्लुक नहीं रखता हूं, सहमत नहीं हूं। अब आप मुझे एक मिसाल दिखाइए भाजपा में जहां पे ऐसा कोई कदम उठाया हो। हमारे मित्र ने जो कहा, ये कह रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर के ऊपर कार्रवाई करी। मणिशंकर अय्यर तो वो थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को नालायक कहा था 1998 में, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी वो पार्टी के अंदर है, सब बयान देने के बावजूद भी। और अगर वो मणिशंकर अय्यर की छोड़िए, राहुल गांधी को कौन एक्शन लेगा जो लगातार अल्टीमेटली जो सुप्रीम कोर्ट को कोट करके चोर कह रहे हैं। नौजवानों के सामने यही कह रहे हैं कि हमारे ये अच्छे हैं, उनके वो खराब हैं, हमारा नरेंद्र मोदी ऐसे, राहुल गांधी वैसे। देखिए, हमारे किसी भी नेता के बयान को जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, ये अपने आप में गलत है, क्योंकि किसी भी बयान को अभी तक ना तो इलेक्शन कमीशन है या किसी भी योगी आदित्यनाथ के बयान पे तो उन्हें 3 पैरामीटर में अभी तक उनको योगी आदित्यनाथ सस्पेंड हुए हैं। योगी आदित्यनाथ कैंपेनिंग से सस्पेंड हुए, बीजेपी ये तो नहीं कह सकती ना बॉस। आदित्यनाथ योगी जी जो है उनका उसको रिकंसिडर कर रहे हैं, उसमें उनके जो बयान को इलेक्शन कमीशन फिर से रिकंसिडर कर रहा है। लेकिन मैं एक बात यहां जरूर कहना चाहता हूं, रावत साहब ने जैसा कहा कि सचमुच हम इलेक्शन कमीशन की हमको तारीफ करनी चाहिए और पिछले 2 दशक, अरे उनकी सुननी भी तो चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा सुधार हुआ है और मुझे लगता है कि समय के साथ चीजें बहुत सुधरी हैं। ओपी रावत जी, क्या चुनाव आयोग इस बात के लिए कार्रवाई करने से डरता है कि ये घूम फिर कर यही लोग सर फिर सत्ता में आएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक हथकंडे के माध्यम से ये उल्टा कार्रवाई कर? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल। ओपी रावत साहब, हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग को जो मशीनरी मिलती है चुनाव कराने के लिए, अलग अलग स्थानों पर जो लोग जाते हैं वो सरकार के ही नुमाइंदे होते हैं, सरकार में ही काम करने वाले लोग होते हैं। क्या आपको लगता है इसलिए एक किस्म का डर होता है पॉलिटिकल क्लास से, क्योंकि वो सत्ता में आएंगे फिर कहीं इनसे बदला ना निकाले? जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ संविधान में ही ये व्यवस्था की गई है कि 450 कर्मचारियों के साथ जो चुनाव आयोग है वो अपना राष्ट्रीय चुनाव लोकसभा का 1.5 करोड़ लोगों को आहूत करके उनकी ड्यूटी लगाकर संपन्न करा लेता है। तो इस व्यवस्था में सरकारी कर्मचारियों को लगाना ही अनिवार्य है। और दूसरे उनकी व्यवस्था ऐसी रखी गई है कि बहुत अच्छा सवाल नौजवान ने पूछा, ऐसा डर तो नहीं होता कि आज हम एक्स के खिलाफ कार्रवाई करें, कल को वही कुर्सी पर बैठे होंगे और हमारा करियर तबाह कर देंगे? डर, फियर? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इस तरह की डायरेक्ट कार्रवाई का अधिकार जो है वो लोअर लेवल पर तो है नहीं। वो अधिकांश जो अधिकार हैं या तो डीओ लेवल या सीओ लेवल या इलेक्शन कमीशन, तो वहां पर इस तरह की कोई बात नहीं है। बल्कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर अपने पूर्व राष्ट्रपति ने ये कहा था कि ये लोग जो पहले
पॉलिटिकल लीडर्स के अंडर में काम करते हैं, विकास करते हैं देश में, वही जब इलेक्शन कमीशन में आ जाते हैं तो पॉलिटिकल लीडर्स को नियम और उनके अनुसार काम करने के लिए बाध्य कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है मोहम्मद और का ऐसी जल्दी कोई से फिर बात मैं है नहीं, कुछ और और व्यवस्था नौजवानों बहुत सवाल पक्की है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर कोई 2 इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं जिन्होंने सचमुच निडरता से और निष्पक्षता से अपना फंक्शन निभाया है, ओपी रावत साहब और कुरैशी साहब। मुझे याद है ओपी रावत साहब, आपको याद है अहमद पटेल जी का राज्यसभा का जो चुनाव था, कितना प्रेशर था ओपी रावत जी पे, सब बड़े नेता उतर आए थे, मगर ओपी रावत जी और उनके ब्रदर कमिश्नर्स ने ऐसा फैसला लिया कि जो वोट था वो रद्द करा दिया और कमीशन की भूमिका ऐसा कुरैशी सराहना की और आगे भी मिनिस्टर्स के करूंगा। खिलाफ वो देते हालांकि थे। उसमें बहुत सारे तो सवाल सचमुच ये श्रेय तो देना वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का याद कर लेना चाहिए। जी टीएन शेषन टीएन सेशन जी को पहले याद करना जरूरी हाँ है। वो से खैर पुरानी बातें हैं, लेकिन आयोग की भूमिका 90 के दशक में बदली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और अंत में बहुत कम समय है, लेकिन फिर भी यहाँ से 1-2 सवाल जरूर लेने की कोशिश करूंगा। तो बहुत कम समय है, लेकिन नौजवान हाँ जल्दी से अपना सवाल पूछिए। आपसे जब आपकी जिम्मेवारी के बारे में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि भाजपा के नेता को उनकी आईना दिखा देंगे, ठीक है। आप कभी कांग्रेस के नेताओं के बयान बताएंगे, ठीक है। आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है सर कि आजम खान को लेकर के आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो एक बड़ा मुस्लिम बैंक वोट बैंक पर असर रखते हैं, इसलिए आप आजम खान पे कार्रवाई बहुत नहीं कर बढ़िया रहे। सवाल, सीधा सवाल है। नौजवान बड़े सीधा मासूम सवाल है, और लेकिन सीधे मुझे लगता है कि पूछते पूरी हैं। बहस ही इस पर है जी। पूरी बहस में इस बात की चर्चा मैंने की कि अलग अलग नेताओं की अपनी राजनीतिक जमीन होती है और जो राजनेता अच्छी बयानबाजी नहीं करते वो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने इसका स्पष्ट जवाब दिया है। तो जहां तक कार्रवाई करने की बात है वो संवाद मैं बता रहा हूं कि जब भी पार्टियों के पास कार्रवाई करने का अवसर आता है तो राजनेता की संपूर्ण पृष्ठभूमि देखी जाती है। और जैसा कि अशोक ठाकुर जी भी ने कहा कि ऐसे राजनेता धीरे धीरे जाके खुद ही कमजोर हो जाते हैं। पार्टियां एक तर्ज पर किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करती हैं। पार्टियों में उससे ज्यादा मेरे ख्याल से टॉलरेंस होता है कि कई सारे राजनेताओं को लेकर के, क्योंकि उनकी पहले की पृष्ठभूमि। बस एक आखिरी सवाल बिल्कुल हाँ सर, मेरा सवाल तीनों से आपसे, अगर जब आप लोग सत्ता में आएंगे तो आप लोग रोजगार देंगे या बांटने की राजनीति फिर से करेंगे? देखिए, हमारा तो पूरे हर एक अभियान में हमारी बात रही है, इस चुनाव के 3 स्तंभ हैं। पहले बेरोजगारी की समस्या से लड़ना, दूसरा किसानों की संपन्नता और तीसरा समाज में भाईचारे को बनाना। हाँ, इन 3 स्तंभों पर हम पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। और उसका अशोक ठाकुर जी से मैं चाहूंगा। मैं अपने मित्रों को बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारा घोषणा पत्र पढ़ें और इनके घोषणा पत्र से कंपेयर करें, आप देखेंगे हमने सिर्फ एक चीज को प्राथमिकता दिया है, नौकरियां और सिर्फ नौकरियां। बस ये कहना चाहूंगा। अशोक ठाकुर जी, देशद्रोह नहीं डाला इन्होंने इनके घोषणा आपका डिपार्टमेंट है ना, वो किसी और आपका के डिपार्टमेंट है ना, कोई दूसरी पार्टी में। नहीं ठीक है, नौजवान के सवाल पे जाओ। लेकिन वो अलग बहस रहेगी, टाइम नहीं है। मैं यहाँ अंत में केवल इतना कहना चाहता हूँ जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, संस्कारों और अनुशासन के साथ काम करने वाली पार्टी है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दी जाती है। मैं पूरा एक उसके लिए वो कह रहे हैं नौकरी देंगे कि नहीं भाई। हाँ, मैं कह रहा हूँ उसमें सामाजिक जीवन में भी कर देंगे। हाँ, और जहां तक नौकरी की बात है तो देश की समृद्धि में ही सब समस्याओं का हल है। अगर देश को हम आर्थिक उत्थान पर ले जाएंगे, आर्थिक रूप से डेवलप करेंगे, तो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी वो जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलेंगी। और पिछले 5 वर्ष में हमने ये करके दिखाया है। 22 करोड़ लोगों तक सरकार पहुंची है, उन गरीबों तक जिनको बिजली नहीं थी, जिनके घर में शौचालय नहीं था। धन्यवाद आपका, धन्यवाद कांग्रेस का, धन्यवाद समाजवादी पार्टी का, और खास धन्यवाद ओपी रावत साहब आपका। आपने बहुत सारी पोजीशन नौजवानों के सामने स्पष्ट की। मैं जाते जाते यही कहना चाहूंगा, भैया लोग तरक्की चाहते हैं। तरक्की का मतलब नौकरी चाहते हैं, नौकरी का मतलब अपने घर में राशन चाहते हैं, अपने घर में राशन का मतलब अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुख शांति से बढ़ता देखना चाहते हैं। किसी को इंटरेस्ट नहीं है नेताजी, अलग अलग पार्टियों के नेताजी, किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि आप किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए आप जिस हद की बदजबानी पर उतर जाते हैं, उससे आप यकीन मानिए लोग आपसे दूर होते हैं, पास नहीं आ रहे हैं। यह गलतफहमी देश के किसी भी नेताओं को, बड़े नेता हो या छुटभइये नेता हो, समझने की जरूरत है। खराब जबान इस देश की संस्कृति नहीं है, इस देश का संस्कार नहीं है, और यह किसी को नहीं पसंद आती, भले नेता सोचें कि उससे वो सीट जीत जाएंगे। यह था मेरा आज का मुकाबला, और ऐसे ही आपके लिए मुद्दे अलग अलग जगह में उठाता रहूंगा। फिलहाल नमस्कार।